हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर हम लोग को अपने रेलवे की तैयारी को बेहतरीन करना है तो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों को जरूर एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी अगर मजबूत करना है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी में आज का ये 15वां है सीरीज हम लोग का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये देखिए पहला प्रश्न दे रहा है कि वेग, ये देखिए वेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेज। ये वेग लिखा है, क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों, ये समझिए कि जो वेग होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। अभी यहाँ पे त्वरण जो शब्द आया है तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो ये त्वरण होता है इसका जो सूत्र होता है ए, इसका त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जो कि इसका सूत्र ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी होता है, ठीक है। इस प्रश्न में इतना। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इससे रिलेटेड प्रश्न। क्या है कि एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है कि 10 टू द पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, ठीक है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, 11 मीटर। क्या होता है, 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो g है, इस g का मान समझते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये इतना होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर क्या होगा, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव भी मान होते हैं पावर में, ठीक है, उनको समझ लेते हैं कि क्या होगा। डेका, ठीक है, डेका जो होता है 10 टू द पावर 1, हेक्टो जो होता है 10 टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद से किलो 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे डेसी 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3। तो ये मिली जो है 10 टू पावर -3, सेंटी जो है 10 टू द पावर -2, डेसी 10 टू पावर -1। तो
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये देखिए दिया हुआ है प्रश्न, क्या निम्न ध्वनि निम्न में क्या है। तो ध्वनि निम्न में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्या है इस प्रश्न का उत्तर कि ध्वनि है, तो ध्वनि निम्न में क्या है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। तो अब थोड़ा सा ध्वनि जब शब्द आया है तो ध्वनि का हम लोग मतलब समझते हैं। ध्वनि एक प्रकार का क्या होता है, कंपन या विक्षोभ होता है, जो क्या करता है कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, किसी ध्वनि क्या होता है कि कंपन या विक्षोभ है जो किसी, ठीक है, जो किसी द्रव ठोस गैस में क्या होता है, संचारित होता है। यही बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है आपको कि ध्वनि जो होता है, कि ध्वनि जो होता है कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव गैस में क्या होता है, संचारित होता है। मतलब कि ये जो ध्वनि होता है ये ठोस गैस और द्रव में संचारित होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं यांत्रिक तरंग। जो यांत्रिक तरंग होता है, ये यांत्रिक तरंग जो होता है इसको चलने के लिए, ठीक, संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम है ठोस गैस द्रव, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग जो है ये दो प्रकार के होंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ 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 और अनुदैर्घ्य। क्या होगा, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य। ये यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के होंगे। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ये श्रृंग, ठीक है, श्रृंग और गर्त में चलता है, श्रृंग और गर्त में चलता है। ये जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है ये किस में चलता है, संपीड़न और विरलन में चलता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन में ये जाता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन में अनुदैर्घ्य, और अनुप्रस्थ जो होता है श्रृंग और गर्त के रूप में ये गमन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये आंतरिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ कैसे कार्य करता है, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। अनुदैर्घ्य जो होता है संपीड़न और विरलन के माध्यम में संचरित होता है। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। तो देखिए कोई भी वस्तु है अगर उसको हम वृत्ताकार पथ पे क्या करेंगे, वृत्ताकार पथ पे घुमाते हैं, क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पे अगर घुमाते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो अगर वृत्ताकार पथ पे अगर हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो इस वृत्ताकार पथ पे हर एक बिंदु पे क्या होगा, कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। बात समझिएगा, ठीक है, हर बिंदु पे इसका क्या होगा, कार्य का मान शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं, ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वृत्ताकार पथ पे यदि कोई वस्तु है, अगर उसको हम वृत्ताकार पथ पे क्या करें, घुमा रहे हैं, ठीक, तो हर एक बिंदु पे उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। हर एक बिंदु पे क्या होगा, उसका मान शून्य होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहे हैं, घुमाई जा रही है, तो उस पर किया गया कार्य, तो उस पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब ये कार्य आया हुआ है तो कार्य को हम लोग समझ लेते हैं कि कार्य का जो सूत्र है ये क्या है। ठीक है, तो कार्य का सूत्र होता है F डॉट यस। ठीक है, ठीक है ना, ये इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। बस समझ में आ गया, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखिए ये इसका एक और फार्मूला क्या होगा, एफ यस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है। कार्य होता क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को ही हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
देखिए क्या है, हमारी जरूरत के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें से कौन सा गुण होता है। तो देखिए धातुओं को अलग अलग प्रकार से आकार दिया जा सकता है, तो किस कारण, आघात वर्धनता और तन्यता। आघात वर्धनता से हम क्या करते हैं, धातुओं को पीट पीट करके चादर उधर बना लेते हैं, ठीक है। और जो तन्यता का गुण होता है, तन्यता जब होता है तो तन्य तभी होंगी जब वो लचीला होगा, ठीक है, उसमें सॉफ्टनेस होगा और लचीलापन होगा। तो उसको क्या करते हैं, हम कुछ धातुओं को घींच के तार बना लेते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं और ज्यादा तार बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चालकता ये क्या होगा, आघातीय वर्धनता और तन्यता का गुण जब होगा तभी हम धातुओं को क्या करते हैं, अलग अलग आकार दे पाएंगे। तो ये आघातीय वर्धन्यता, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा यहाँ पे, आघातीय वर्धन्यता और तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब हम लोग देखिए हमारी जरूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें से निम्न में से कौन सा गुण होता है, तो आघातीय वर्धनता और तन्यता का गुण होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को बना लेते हैं, जैसे तार बना लेते हैं, सीट बना लेते हैं, चादर बना लेते हैं, टीन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की चीजों को हम लोग निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए कह रहा है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिया है, इसमें क्या मैं बताऊं आप लोग को। हाँ देखिए इस प्रश्न का लेकिन उत्तर समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो वक्रता का केंद्र ये होता है कि यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। समझ में आया। तो इस प्रश्न का उत्तर यही ऑप्शन ए ही करेक्ट है। समझ में आ गया। तो देखिए इसको समझने का क्या बेसिक मेथड है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक गोला है, ठीक है, इसमें सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारा है क्या है, वक्रता का केंद्र है ये, ठीक। अगर इसको हम लोग क्या करें कि यहाँ तक, ठीक है, अगर ये वाला जो भाग है यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो जो भाग बचा वाला भाग होगा यही तो हमारा केंद्र होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। एक कटे हुए गोले का ही तो भाग होता है, तो जिसको हम लोग गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र इसमें स्थित होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए कह रहा है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, माने क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या बोला जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किस उपचार द्वारा हम लोग नियंत्रित करते हैं, तो जिब्रेलिन द्वारा नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जिब्रेलिन्स द्वारा करते हैं, ठीक है, जिब्रेलिन्स द्वारा करते हैं। ये जो जिब्रेलिन्स है ना, ये जिब्रेलिन्स ये पादप हार्मोन का भाग है, ठीक है, पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन का है। इसकी जो जिब्रेलिन्स की खोज है, इसकी खोज किसने किया था, कौन किया था, कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा कब किया था, 1926 में इसकी खोज किया था। ये कुरोसावा जो थे ना, ये जापानी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिब्रेलिन्स के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है कि ये पौधे के वृद्धि, पौधा जो होता है, बौने पौधे के लंबा करता है। बौने पौधों को क्या करता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, बौने पौधों को लंबा करता है। बौने पौधे को लंबा करता है। बस समझ में आया कि नहीं, बौने पौधों को ये लंबा करता है, कौन, जिब्रेलिन्स। तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, ये देखिए ये जो प्रश्न है, कह रहा है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो एक संकेतक के रूप में किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग सटीक
पीएच मान को मापने के लिए किया जाए, सटीक पीएच मान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर का। अब जो ये पीएच मान आया है, तो पीएच मान का जो वैल्यू होता है ये 0 से 14 के बीच में रहता है, ठीक है। जो ये पीएच है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने, सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने किया था, ठीक है। इसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 14, ठीक है। तो ये पीएच मान जो होता है 0 से 7 तक होता है। अब देखिए 0 से 7 तक जो होता है ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। जो 7 होता है ये उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक। और ये 7 से जो है 14 तक जो होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। मतलब 0 से 7 क्षार, ये उदासीन, ये 7 से 14 क्या होता है, क्षार होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है, उभयधर्मी है। कैसा है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब कुछ उभयधर्मी जो होते हैं, 3 उभयधर्मी है, इनका नाम याद कर लीजिए, पेपर में हमेशा रिपीट होता है, Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद से क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद से क्या होता है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये 3 उभयधर्मी है जिनका नाम आपको याद रखना है कि उभयधर्मी धातु कौन है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, उभयधर्मी धातु, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ, ये देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है, ठीक है, मतलब तरल रूप में होती है। तो जो ये पारा होता है ना, पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मरकरी। मरकरी को हम लोग और क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है। पारा का जो प्रतीक है Hg, ठीक है, ये एक धातु है मरकरी, ठीक है। मरकरी को पारा या Hg भी बोलते हैं, ठीक, जो कि एक धातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है, पिघल जाता है। अगर पूछा जाए कि अधातु एक तत्व एक बताइए जो कमरे के ताप पे क्या होता है, पिघल जाता है, तो वो है ब्रोमीन, जिसको Br से डिनोट किया जाता है। किससे, Br से डिनोट किया जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे हाथ पे रखने पे पिघल जाता है, ठीक है। तो ये अधातु है ब्रोमीन। प्रश्न ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में हो जाती है, तो मरकरी, पारा, ठीक है। लेकिन जो ये धातु है अधातु, अगर अधातु पूछ देता है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सोडियम धातु होता है एक ऐसी धातु है, नरम धातु है, ठीक है, नरम धातु है, जिसको हम लोग चाकू से आसानी से क्या करते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य ही है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, जो हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ये देखिए प्रश्न आया हुआ है, ये कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एकल परमाणुकता, यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है, तो द्विपरमाणु, ठीक, यहाँ पे बहुपरमाणु, त्रिपरमाणु। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है ना फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी, बहुपरमाणुकता होगी, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 4 होगी, और जब 4 से अधिक होगी तो क्या होगा, 4 अगर हो रहा है तो चतुर्थ परमाणु होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे, बहुपरमाणु, ठीक है। त्रिपरमाणु में जिसमें 3 परमाणुकता होगी, ठीक, वो त्रिपरमाणु होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो अंडा जो होता है अंडाशय में
कोक अंडा जो होता है अंडाशय से कोख में किस माध्यम से लाया जाता है, तो बिंड वाहिनी के नाम से लाया जाता है, डिंब वाहिनी के नाम से माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, तो किससे लाया जाता है, डिंब वाहिनी के माध्यम से ये अंडा जो होता है अंडाशय से कोख में लाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो देखिए जो कोशिका विभाजन होता है ना वो विभोज्य उत्तक में होता है। कोशिका विभाजन किसमें होता है, विभोज्य उत्तक में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं विभोज्य उत्तक कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं विभाज्य उत्तक, ठीक है, तो विभाज्य उत्तक ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, पैरेन्काइमा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये देखिए आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। तो देखिए परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो ये ध्यान दीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्याओं पर आधारित है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है परमाणविक संख्या। देखिए जो आवर्त सारणी बनाया गया था, जैसे डोब्राइनर और न्यूलैंड, ठीक है, और उसके बाद से मेंडलीव, इन तीनों ने ये जो दिया था नियम, ठीक है, तो ये परमाणु भार के आधार पर दिया था। किस पे दिया था, परमाणु भार के आधार पे दिया था। परमाणु भार के आधार पे इन्होंने ये नियम दिया था। लेकिन एक ये आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, जो हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया है, हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया कब, 1913 में। ठीक है, 1913 में। लेकिन इन्होंने बस यही किया, परमाणु क्रमांक के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया। ये इन तीनों लोगों ने, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों लोगों ने परमाणु भार के आधार पे तत्वों को रखा था। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।